पश्चिमी यूपी की जीत सबसे जरूरी है। लखनऊ की सत्ता का रास्ता यहीं से जाता है, लिहाजा पार्टी ने इस इलाके में पूरी ताकत झोंक रखी है। आज भी अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और सीएम योगी एक साथ पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में हुंकार भरेंगे। ये जाटलैंड में जमीन बचाने की जंग है। पश्चिमी यूपी की सियासत में उबाल है। जाटलैंड के समर में उतरे बीजेपी के दिग्गज आज पश्चिमी यूपी में भगवा का हल्ला बोल। जी हां, इस बार भी लखनऊ की कुर्सी का रास्ता पश्चिमी यूपी से ही होकर जाएगा और 2014 से लगातार जाटलैंड में अपनी सियासी जमीन को पुख्ता करती आ रही बीजेपी की सारी उम्मीद इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आकर टिक गई है। बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहती। जाटों की नाराजगी का अंदेशा है, लेकिन बीजेपी को पूरा यकीन है कि यह नाराजगी ईवीएम तक आते आते खत्म हो जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ा है। पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने कमान संभाल ली है। 26 जनवरी को उन्होंने सैकड़ों जाट नेताओं से बात की और इसके बाद लगातार बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं के दौरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाटलैंड में सीधे वोटरों से संपर्क कर रही है, घर घर दस्तक दी जा रही है। आज एक बार फिर बीजेपी के सबसे बड़े नेता एक साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर होंगे। बीजेपी के 4 बड़े दिग्गज आज पश्चिमी यूपी में दर्जनों सीटों पर सीधी दस्तक देंगे। ये सियासी सूरमा हैं गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये तो बड़े नेता हैं और भी बीजेपी के कई मंत्री और नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे। बीजेपी के बड़े नेता एक साथ 3-3 जिलों में प्रचार करेंगे। एक नजर डालिए। अमित शाह देवबंद और मुजफ्फरनगर में प्रचार करेंगे। मुजफ्फरनगर में शाह प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे। मुजफ्फरनगर सदर में घर घर जाकर संपर्क करेंगे। देवबंद में भी शाह घर घर दस्तक देकर वोट की अपील करेंगे। सहारनपुर देहात में शाह प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसी तरह जेपी नड्डा भी आज कम से कम 3 जिलों में तूफानी प्रचार करेंगे। सबसे पहले नड्डा बरेली की भोजीपुरी सीट पर घर घर संपर्क करेंगे। इटावा में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इटावा में ही बीजेपी अध्यक्ष घर घर संपर्क करेंगे और औरैया में प्रभावी वोटरों से बात करेंगे। इन 2 दिग्गजों के साथ खुद यूपी के सीएम योगी भी आज मुरादनगर और बागपत में संपर्क करेंगे। योगी भी घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। उनके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बिजनौर में होंगे। 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस प्रदर्शन को दोहराना जरूरी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जाट मुस्लिम समीकरण बिठा रही है, तो बीजेपी 80 बनाम 20 के मंत्र के साथ साथ सियासी हल्ला बोल कर रही है। आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, जी हां, बीजेपी के ये स्टार प्रचारक यूपी के महायुद्ध में उतरे हुए हैं। जंग सीधी है, टारगेट सीधा है, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव, क्योंकि इस दफा यूपी चुनाव पूरी तरह से बीजेपी बनाम अखिलेश यादव का ही नजर आ रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महायुद्ध है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के और विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं ने अपना पूरा ध्यान अभी पश्चिमी यूपी पर ही लगा दिया है।
इसके साथ ही ये समझने की भी कोशिश हो रही है कि किस पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या गेम प्लान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर केंद्र और यूपी में डबल इंजन की सरकार चलाने वाली सत्ताधारी बीजेपी को इतनी तगड़ी कारपेट बॉम्बिंग क्यों करनी पड़ रही है। तो शुरुआत सीएम योगी के मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन से करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे तो उनका भव्य और दिव्य स्वागत हुआ। आप देख सकते हैं कि सीएम योगी के स्वागत में सजी मेरठ की इन गलियों में कैसे हुजूम सा उमड़ पड़ा है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मेरठ पहुंच चुके हैं और जिस तरीके का हर्षोल्लास से उनका स्वागत हो रहा है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए इस वक्त आप लोगों का बहुत ज्यादा जो हजूम यहाँ पर पहुंचा है। लोग यहाँ पर उनके स्वागत का उत्साह देख रहे हैं आप इस वक्त। पुष्प और फूलों की यहाँ पर बरसात हो रही है। योगी जी के लिए सवेरे से लोगों का इंतजार हो रहा था और देखिए इस वक्त योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया तो महिलाओं ने उन्हें जीत की प्रार्थना के साथ तिलक लगाया। इस वक्त दिखाई दे रहे हैं आपको डोर टू डोर कैंपेन करते हुए और लोगों से बातचीत करते हुए। सबसे पहले सामने परिवार की महिला को बुलाया गया है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको कि इस घर में परिवार वालों से बातचीत हो रही है और योगी जी बात कर रहे हैं इनसे। घर घर कैंपेन करने का जो इनका प्रोग्राम था वो इस वक्त मेरठ में शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने घर घर बीजेपी की उपलब्धियों के पर्चे बांटे, लोगों से 1-to-1 मुलाकात की तो पब्लिक ने भी यही कहा, अब की बार फिर से यूपी में योगी सरकार। 5 साल जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही वहाँ पे हम लोग हर दिन हर रात तड़पते थे कि आज हमारे साथ कुछ घटना ना हो जाए। विपक्षों का एक प्रोपेगेंडा है कि जाट बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जो लोकदल के पहले थे वो आज भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो बीजेपी के पहले थे वो आज भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरठ के कंकरखेड़ा में सीएम योगी के रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। योगी को देखने के लिए भीड़ उनके पीछे पीछे दौड़ती रही। मेरठ में जनसंपर्क के बाद योगी हस्तिनापुर पहुंच गए। सीएम योगी ने यहां 5 ब्लॉक से आए 500 कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ संवाद किया। यूपी में समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर प्रहार किया। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च हो रहा था वो पैसा हमने तीर्थों के विकास पर खर्च किया। ये फर्क साफ है, आपको भी एहसास हो रहा होगा। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है, किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। और सरकार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी। मुद्दा साफ है, टारगेट भी साफ है। अखिलेश यादव पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मेरठ और हस्तिनापुर से अखिलेश पर योगी ने हल्ला बोला तो यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी और विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। जब हमारे विरोधी अब कोई मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं, इसके पहले उनका मैनिफेस्टो क्या होता था, और मैं चाहूंगा लोग वो भुलाना चाहे, हम भूलने नहीं देने वाले हैं। हम बताने वाले हैं लोगों को कि उनका मैनिफेस्टो क्या था। उनका मैनिफेस्टो था लैंड माफिया, उनका मैनिफेस्टो था खनन माफिया,
उनका मैनिफेस्टो था सैंड माफिया। कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। शाहजहांपुर में जेपी नड्डा के साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद भी लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगने आए। हम आपको बता दें कि शाहजहांपुर जिला रुहेलखंड के दक्षिणी पूर्व कोने पर स्थित है। इसकी सीमाएं लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं से जुड़ती हैं। शाहजहांपुर में राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो बाबा साहब की कोठी का जिक्र आता है। जितेंद्र प्रसाद, जिनको लोग बाबा साहब भी कहते हैं, जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में आते थे, लेकिन अब उनके बेटे जितिन प्रसाद कांग्रेस से पुराना नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2022 के चुनाव से पहले योगी सरकार में जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया गया है। इस तरह से बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ सभी मोर्चों पर अपने सिपह सालार तैनात कर दिए हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी जाटों को अपने पाले में खींचने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि अखिलेश और जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में जाट मुसलमान फैक्टर की राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने 80 बनाम 20 का दांव चला है। हमारे यहाँ कहते हैं नैनिहाल में भोजन करने बैठो और माँ परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। खुद अमित शाह जाटों को खींचने के लिए पहले कैराना गए, शामली गए, मेरठ गए, मथुरा गए, दादरी गए, नोएडा में जमकर प्रचार किया। बीजेपी जानती है कि 2022 की चुनौती बहुत बड़ी है। अमित शाह 29 जनवरी को अब देवबंद जा रहे हैं और यहां डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसीलिए सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं, रक्षा मंत्री भी पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक घर घर वोट मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी यूपी में जंग जोरदार छिड़ चुकी है। अखिलेश और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिमी यूपी में दमखम दिखाने की कोशिश की है। अखिलेश और जयंत एक साथ सामने आए और जाटलैंड में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। जयंत चौधरी को बीजेपी से मिले न्योते के बीच दोनों का साथ आना बड़ा संदेश दे गया। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने किसानों से ढेरों वादे किए और बीजेपी के सारे आरोपों का जवाब भी दिया। मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब है अमित शाह की जाट नेताओं के साथ मीटिंग का। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब है अमित शाह का जाट नेताओं से ये कहना कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चिम के उन जाट और किसान वोटरों के लिए है जिनको बीजेपी और अमित शाह अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब है अमित शाह का जाट नेताओं से ये कहना कि आपने 2014 में बीजेपी की सरकार बनाई, 2017 में बीजेपी की सरकार बनाई, 2019 में भी जिताया, 2022 में भी जिता दो। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कंधे से कंधा मिलाकर पश्चिमी यूपी के उन वोटर्स को समझाने आए हैं जिनसे अमित शाह कह रहे हैं कि वोट गलत जगह डालने की गलती मत करना। उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है। एक जो बंटवारा है, उस बंटवारे को जिंदा रखना चाहते हैं। वो जो दर्द है, वो जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उसे याद दिलाना चाहते हैं। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है।
अब अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ बैठकर जाटलैंड में गठबंधन की ताकत दिखा रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी और 3 कानून क्यों वापस ले लिए? ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं। अखिलेश को पता है कि बीजेपी जाटों की मनुहार में लगी है। अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में कहीं बात बिगड़ न जाए, लिहाजा अखिलेश ने किसानों से ढेरों वायदे किए और उन्हें भरोसा दिलाया। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। पश्चिमी यूपी में लड़ाई बेहद धारदार हो चली है। मुजफ्फरनगर में अखिलेश से कैराना को लेकर भी सवाल हुए, इस पर भी अखिलेश ने जवाब दिया। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव को 1 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो देर से पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने ही नहीं दिया गया। आज तक ब्यूरो। कल अखिलेश ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को मुजफ्फरनगर उड़ान भरने से पहले काफी देर तक रोक दिया गया था। हालांकि सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि हवाई ट्रैफिक व्यस्त होने और ईंधन भरने की वजह से हेलीकॉप्टर को रोका गया। इस पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी यूपी में सभी तरह के हथकंडे अपना रही है। हेलीकॉप्टर को आप रोका गया, ये आपका आरोप है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों का मानना है कि ह्यूज ट्रैफिक था, एयर ट्रैफिक था, इस वजह से आपको रोका गया। नहीं, लेकिन ठीक है, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन कारण मुझे नहीं पता है ना। मैं तो हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, 2 घंटे से ज्यादा हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, तो अगर रुका है तो मुझे कैसे पता जानकारी होगी कि आखिरकार किस वजह से रुका है। लेकिन 2-2.5 घंटे हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इन चीजों को देखेगा कि पॉलिटिकल रैली में अगर किसी को जाना है और 2-2 घंटे हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में बैठेंगे तो सोचो कैसे कार्यक्रम होंगे। इसलिए जो आरोप लगाया, जो सच्चाई सामने आई, लेकिन कहीं न कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह के हथकंडे चुनाव से पहले अपनाएगी उत्तर प्रदेश को लेकर के। आपने आरोप ये भी लगाया कि भाजपा के एक नेता को उसी समय मौका मिला उड़ने का, वो कौन? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो वहाँ के लोगों ने बताया है कि आपके उड़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ से टेक ऑफ किए हैं, उनके लिए एयर ट्रैफिक नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी या विपक्ष का कोई उड़ना चाहता है तो उसके लिए एयर ट्रैफिक है। कम से कम ये तो बताएं, जो अधिकारी बता रहे एयर ट्रैफिक था, तो मुझे ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उड़े होंगे तो उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठ करके कितने मिनट का इंतजार करना पड़ा होगा, और हमें उड़ने के लिए 2 घंटे से ज्यादा उड़ने का टाइम लगा। तो आखिर इसका कारण क्या है? लेकिन मुझे उम्मीद है कितने भी हथकंडे अपना लिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें हटाएगी। इस बार उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेगी। आप ये बोल रहे हैं कि बार-बार की आपकी सरकार आ रही है, लेकिन उनका ये आरोप है कि गुंडा राज आपके सरकार में रहा है। ये अमित शाह जैसे शख्स की ये बयान। देखिए, कोई जिस सरकार के मुख्यमंत्री पर आरोप हो, बड़ी-बड़ी गंभीर धाराएं लगी हो, उन्होंने अपने केस वापस लिए हों, डिप्टी सीएम ने अपने केस वापस लिए हों, और 82
विधायक वो हैं जिनको केस रजिस्टर हैं, जिन पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले, रोक लेना, आपराधिक मुकदमे वाले विधायक अगर किसी पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के। और अब बात जयंत चौधरी के। जी हां, जयंत चौधरी पिछले 20 सालों से राजनीति में है। 2009 में वो पहली बार सांसद बने। बावजूद इसके उनकी चर्चा आज से पहले कभी इतनी नहीं हुई। अखिलेश यादव ने जयंत के साथ मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका के टेक्सास में जन्मे जयंत चौधरी की बदौलत अखिलेश को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी साइकिल दौड़ती दिख रही है। आखिर क्या है जयंत चौधरी की कहानी, जिनकी चुनाव से पहले ही बीजेपी से सपा तक इतनी डिमांड है? ये चुनाव सिर्फ मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से महत्वपूर्ण नहीं है, देश के अस्तित्व के लिए चुनाव है। चाहे जो चुनाव का रिजल्ट आए, आप भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। मेरे लिए कोई डू और डाई चुनाव। आप लगे रहेंगे? मैं लगा रहूंगा, बट ब्रेक नहीं होंगे। ब्रेक नहीं होंगे। 20 साल से ज्यादा वक्त से जयंत चौधरी राजनीति में है, लेकिन आरएलडी समर्थकों को लगता है कि अब कहीं जाकर उनके नेता का टाइम आ गया है और चौधरी चरण सिंह के पोते के नेतृत्व में आरएलडी सियासी आसमान जरूर छुएगी। अजीत सिंह के निधन के बाद इसी साल जयंत चौधरी को आरएलडी का अध्यक्ष बनाया गया। जयंत चौधरी का जन्म 27 दिसंबर 1978 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ। वो 15वीं लोकसभा में 2009 से 2014 के बीच मथुरा से सांसद बने। 2012 में मार्च से विधायक भी चुने गए, लेकिन 2014 में मोदी लहर में वो हेमा मालिनी से चुनाव हार गए। इसके बाद आरएलडी सियासी तौर पर पिछड़ गए। उसके पारंपरिक जाट वोट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया और पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे, लेकिन जयंत चौधरी ने हार नहीं मानी। पॉलिटिक्स में आपने देखा ही है कि चीजें चेंज होती रहती है, कोई चीज हमेशा के लिए नहीं है। 5 साल का मौका जनता देती है, कोई पट्टा नहीं आपको पहना दिया कि आप यहाँ पर रहोगे। तो आज ये जो अहंकार आज आप देखते हैं कि सत्ताधारियों में एक अजीब सा अहंकार आ गया है। उन्हें लगता है कि हम रहेंगे। बीजेपी के पक्के उन्होंने कार्यालय बना दिए, सारे संसाधन जुटाकर वहीं लगे हुए हैं। गलत फैसला भी लेकर सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हमने गलती की है। जयंत चौधरी राजनीति में मौके की तलाश में थे। किसान आंदोलन ने उन्हें दोबारा पैर जमाने का मौका दिया, जिसे जयंत चौधरी ने खाली नहीं जाने दिया। बांटने की साजिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। गाजीपुर पर राकेश टिकैत के आंसुओं ने सिर्फ किसान आंदोलन को ही नहीं बचाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुसलमानों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। जयंत ने फौरन गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर राकेश टिकैत का समर्थन किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली खाप पंचायतों ने उन्हें एक बार फिर वेस्ट यूपी की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। छाँव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसान वैसे ही देखता है। तो ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। जब 65 दिन उन्होंने देखे हैं, आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या लाठी खा के पहुंचे हैं लोग, किसान देश भर के, तो उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय है उसे आप कमजोर मत आकिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि बैकफुट पे जाने अगर सरकार पीछे हटती है तो कोई कमजोरी नहीं झलकेगी, बल्कि उनके नेतृत्व को और बढ़ाया जाएगा। कृषि कानूनों की तरह जो लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला गया, तो जयंत चौधरी ने किसानों के साथ खड़े होकर अपनी छवि को उनके हमदर्द के तौर पर और गहरा किया। अपने पिता को गुरु मानने वाले जयंत चौधरी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने के बाद राजनीति में एंट्री ली। किसानों से जुड़े मुद्दे उठाकर धीरे धीरे उन्होंने जाट बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई। आज जयंत चौधरी की गिनती उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते हुए नेताओं के तौर पर होती है, जिनकी राजनीति पर अच्छी पकड़ है। जयंत राजनीतिक संदेशों को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं, उसका उदाहरण बीजेपी के उन्हें दिए गए ऑफर से पता चलता है, जिससे बीजेपी ने अपने प्रति जाटों का गुस्सा कम करने की कोशिश की, लेकिन जयंत ने इससे आगे की बात भी पकड़ ली। उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है,
उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है। एक जो बंटवारा है उस बंटवारे को जिंदा रखना चाहते हैं। वो जो दर्द है, वो जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उसे याद दिलाना चाहते हैं। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह 35 सालों तक राजनीति में रहे। इस दौरान उन्होंने सियासी फायदे के लिए सभी दलों के साथ गठबंधन किया। वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे। बीजेपी ने आरएलडी की इसी छवि को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जयंत ने दो टूक लहजे में बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया। मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया और मैं सिर्फ आज या कल के लिए फैसला नहीं ले रहा हूँ। अभी जो मेरी उम्र है, इस अवस्था में अगर मैं लंबी सोच नहीं रखूंगा, एक विजन के साथ काम नहीं करूंगा, तो फिर कब करूंगा? अगर मैं आज जोखिम नहीं उठाऊंगा तो 60 साल की उम्र में मेरी वो अवस्था नहीं रहेगी, वो हिम्मत नहीं रहेगी शायद। तो बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही विवेक के साथ हमें फैसला लेना है। मैंने जो निर्णय लिया है वो मेरे वर्ग के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं मानता हूं अच्छा है और लंबे समय तक हमें फायदा मिलेगा। और सिर्फ यूपी नहीं जी, हमारी योजना, हमारी थिंकिंग ये है कि जो किसान की एक उनको लगता है कि हमारी कमी है राष्ट्रीय मानचित्र पे, राजनीतिक गलियारों में किसान की पूंछ कमजोर हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी पार्टी को वहां उस मुकाम तक पहुंचाएं, वो एक वायबल प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाएं ताकि उनकी आवाज बुलंद हो। चौधरी चरण सिंह किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र और जाति के दायरे से ऊपर था। जयंत अपने दादा की इसी राजनीतिक विरासत को दोबारा हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की तबीयत खराब होने के बाद अजीत सिंह ने राजनीति में एंट्री ली। तब वो दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार IBM में नौकरी पाने वाले पहले भारतीय इंजीनियर थे। जयंत भी विदेश से पढ़कर गांव की खाक छान रहे हैं। वो अच्छे से जान गए हैं कि राजनीति में कामयाब होने के लिए चौधरी चरण सिंह का पोता होना काफी नहीं है। मुजफ्फरनगर से कुमार अभिषेक और प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।